हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 27 दिसंबर का टेक्नीशियन है, इसमें उन प्रश्नों को तो डिस्कशन किया ही गया है, उसका आंसर बताया ही गया है। साथ ही साथ इसके अलावा उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को भी बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि उनके पास सही समय पे नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, 298 केल्विन को सेल्सियस में चेंज कीजिए, सेल्सियस में बदलिए। ठीक है, अगर केल्विन में दिया हुआ है तो आपको पता है केल्विन में डिग्री नहीं लगा होता है, सबसे पहला पॉइंट तो हो गया। और इसको सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें -273 सिंपली -273 से माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा इसका। घटाने के बाद कितना आ रहा है, 5 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 9 से 7 गया 25। वैसे 27.5 होता है, तो अगर 5 घटा दें 24 पॉइंट, ये 5 माइनस होकर के आ जाएगा। ठीक, आंसर तो ये हो जाएगा। अगर सीधा सा रहता, अगर सेल्सियस में दिया हुआ है और उसको अगर केल्विन में बदलने देने का होता, जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस होता और इसको बोलता केल्विन में बदलने के लिए, इसमें कुछ नहीं करना था, 273 से ऐड कर देना था। तो अब देख सकते हैं इसका हो जाएगा 5 और 3 8, और ये 7 2 9, 298 केल्विन हो जाएगा। इसमें डिग्री नहीं लगाएंगे, केल्विन में डिग्री नहीं लगाया जाता है। दूसरा अगर देखें, एक और जो इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछता है कि कुछ भी कितना भी डिग्री सेल्सियस में दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में दिया रहेगा। अब इसको क्या करना है, तो इसको फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में चेंज करना है। जैसे आपका दिया हो, आपका अगर प्रश्न दिया हो कि 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस, इसको चेंज करने का बोल रहा है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में क्या होगा, इसका सिंपल सा फार्मूला है, फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। तो देख लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलते हैं तो 9/5 हो जाएगा। सेल्सियस का मान दिया हुआ 25 और प्लस 32 करते हैं, ये 5×5 25 हो जाएगा, 9×5 45 हो जाएगा, प्लस 32 इक्वल टू हो जाएगा 5 2 7 4 3 7, इतना डिग्री 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। 25 डिग्री सेल्सियस का मान कितना हो जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आगे देखेंगे इस तरीके का जो भी प्रश्न आएगा आप लोग बना लेंगे, उम्मीद करते हैं। वैसे आप लोग को आता ही होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, -0.5 डायोप्टर के दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अवतल लेंस का इस्तेमाल निकट दृष्टि दोष, ठीक है, निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया के नाम से जानते हैं, मायोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। वहीं डायोप्टर में संख्यात्मक प्रिस्क्रिप्शन को हमेशा माइनस के चिन्ह से चिन्हित किया जाता है। ठीक, आगे है निकट दृष्टि दोष एवं दूरदृष्टि दोष में थोड़ा अंतर देख लेते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु जो है साफ साफ दिखाई देता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है, वहीं दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया था कि जानवरों में उसके अंग को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है। ठीक है, जानवरों में उसके अंग को किसके द्वारा निर्देश दिया जाता है। तो जानवरों में तंत्रिका तंत्र, हम लोग को भी जैसे है ना कि हमारे पूरे शरीर में क्या है, तंत्रिका तंत्र का चुट्टी भी काटते हैं तो हमारे दिमाग तक सूचना देता है। ये सूचना देने का काम कौन कर रहा है, तो हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कर रहा है। ये तंत्रिका आवेगों को भेजने और प्राप्त करने और सूचना को संसाधित एवं संचारित करके शरीर को नियंत्रित करता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, लेंस का आवर्धन सूत्र क्या होता है। तो हम लोग को पता है लेंस का आवर्धन सूत्र होता है V/U होता है। ठीक, और लेंस का जो आवर्धन होता है, उस आवर्धन यानी m को किससे डिनोटेट करते हैं, V/U से। ठीक, U क्या है, तो वस्तु की दूरी, वही V क्या है, छवि की दूरी यानी इमेज की दूरी है, और F क्या होता है, लेंस का फोकल लंबाई। आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अगर किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, ठीक है, फोर्स कितना हो गया, 5 न्यूटन लगाया जाता है, और उसका विस्थापन 3 हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 हो गया, तो किया गया कार्य कितना होगा, तो वर्क बराबर हम लोग को पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हमसे वर्क पूछ रहा है, फोर्स दिया हुआ 5 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट है 3, तो 5×3 = 15 जूल का
कार्य हो जाएगा। कितना जूल का कार्य हो जाएगा? तो 15 जूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बहुविखंडन में एक कोशिका कई भागों में विभाजित हो जाती है, जबकि द्विविखंडन में एक कोशिका कितने भागों में विभाजित होती है? बहुविखंडन में तो कई भाग में हो जाएगा, द्विविखंडन में 2 भागों में विभाजित होगा। और बहुविखंडन का एग्जाम्पल है, बहुविखंडन किसमें होता है? जैसे मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, इसमें कौन सा विखंडन होता है? तो बहुविखंडन देखने के लिए मिलता है। अगला प्रश्न था कि पैरामीशियम में किस प्रकार की गति पाई जाती है? पैरामीशियम में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो पैरामीशियम जो गति करता है वो पच्छाभी गति कहलाता है। जो पैरामीशियम में जो गति होता है क्या कहलाता है? पश्चिमाभी गति कहलाता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था एड्रिनल ग्रंथि के कार्य, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि के कार्य पूछा गया था। सबसे पहले जान लेंगे कि एड्रिनल ग्रंथि आखिर में होता क्या है। तो शरीर में 2 एड्रिनल ग्रंथि होता है और दोनों किडनी यानी अधिवृक्क के ऊपर पाया जाता है। अब एड्रिनल ग्रंथि होता कहाँ पे है? तो किडनी के ऊपर वाले भाग में होता है। एड्रिनल ग्रंथि भी क्या करता है? अन्य ग्रंथियों की तरह महत्वपूर्ण हार्मोन्स का स्राव करती है, जो शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। ठीक, आगे था, अगर चंद्रमा पर बल 2.02 गुने 1020 न्यूटन है तो पृथ्वी पर बल का मान कितना हो जाएगा? ठीक, चंद्रमा पर बल का मान दिया हुआ है, पृथ्वी का बल का मान समान ही होता है। ठीक, दोनों जगह बल का मान क्या हो जाएगा? समान होगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर लगने वाला बल पृथ्वी के कारण चंद्रमा पर लगने वाले बल के समान ही होता है। अर्थात यदि चंद्रमा पर बल 2.02 गुने 1020 न्यूटन है तो पृथ्वी पर भी बल कितना हो जाएगा? 2.02 गुने 10 गुना 20 न्यूटन हो जाएगा। वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। आगे है कि 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल एक पारस्परिक क्रिया है, इसलिए प्रत्येक वस्तु द्वारा दूसरे पर लगाया गया बल परिमाण में बराबर होता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। ये प्रश्न पूछा गया था, क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? तो हमको बुझा हुआ चूना या फिर जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इसके साथ अभिक्रिया किसके साथ कराया जा रहा है? तो H2O के साथ करवाया जा रहा है और बन क्या रहा है? COHO का होल टू एक्वस रूप में, जलीय रूप में। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न है, हाउ मेनी डॉटर सेल आर इन ए बाइनरी फिजन? बाइनरी विखंडन में कितने बेटी कोशिकाएं होती है? तो बाइनरी मतलब ही 2 होता है, 0 1 हम लोग तो जानते हैं, 2 सीधा आंसर मार देना चाहिए था आपको। कितना होता है? तब एक कोशिका 2 समान बेटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, समान डॉटर सेल में विभाजित हो जाती है। विखंडन तब होता है जब एक कोशिका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और प्रत्येक टुकड़ा एक नया सेल बन जाता है। ठीक है, बाइनरी विखंडन किस प्रकार का है? तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है। बाइनरी विखंडन जो है किस प्रकार का प्रजनन का एग्जाम्पल है? तो अलैंगिक प्रजनन का एक एग्जाम्पल है। अम्ल और क्षार क्रमशः कौन सा आयन देते हैं? अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अम्ल और क्षार क्रमशः कौन सा आयन देते हैं? तो अम्ल और क्षार क्रमशः अम्ल जो देता है H+ आयन देता है, जबकि क्षार देता है OH- आयन देता है। अम्लों में क्या हो जाता है? H+ आयन होता है, जबकि क्षार में OH- आयन होता है। अम्ल जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है? किस संस्थान ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह खेल प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जिसे IISM के नाम से जानते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, ने स्पोर्ट्स मार्केटिंग पर भारत की पहली पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज ने कहाँ से C295 विमान उत्पादन के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया गया है गुजरात के बड़ोदरा से। कब किया गया है? तो 24 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि SI यूनिट ऑफ मास एंड वेट क्या होगा? द्रव्यमान और वजन का SI मात्रक। तो SI यूनिट ऑफ मास हो जाएगा किलोग्राम, वही SI यूनिट ऑफ वेट क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। PM विश्वकर्मा योजना के तहत 2023-24 से 2027-28 तक कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए या किए जाएंगे? ठीक है ना। तो 13,000 करोड़ रुपया। कितना? तो 13,000 करोड़ रुपया आवंटित करने का प्रावधान है। इस योजना का उद्देश्य देश के शिल्पकारों और कारीगरों को देश के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना है।
ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 17 जुलाई 2023 को हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना बिना किसी जमानत के 5% वार्षिक दर से 3 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन था 14वीं हॉकी सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? तो यह जीता किस राज्य ने है? तो ओडिशा ने। नेक्स्ट प्रश्न था कि आप अच्छा इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? यह प्रतियोगिता चेन्नई के SDAT मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम में आयोजित किया गया था। मुसलमान वक्फ संशोधन लोकसभा में कब पेश किया गया है? तो यह 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया है। मुसलमान वक्फ संशोधन लोकसभा में पेश हुआ 8 अगस्त 2024 को। दो विधेयक था, एक तो था वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और दूसरा था मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024, जिसका उद्देश्य क्या है? तो वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करना, साथ ही साथ वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आगे था कि 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किसे सम्मानित किया गया है? 53वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया था? हमारे सुप्रसिद्ध अभिनेत्री जो है बहीदा रहमान, जो बहीदा रहमान जी हमारे बहीदा रहमान जी है, बहीदा रहमान जी को 55वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है, और ये कब दिया गया है? तो बहीदा रहमान को यह पुरस्कार 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे था वर्ष, हाँ आगे देख लेंगे। 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको मिला है? तो आशा पारेख को दिया गया था। और इससे पहले किनको मिला है? 2019 का रजनीकांत को मिला है और 2018 का तो अमिताभ बच्चन को मिला है। अगला जो प्रश्न था, पौधे का कौन सा भाग तने और पत्तियों के विपरीत दिशा में चलता है जो सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है? तो आपको तना है तो जो होता है सूर्य के प्रकाश की ओर ऊपर जाता है, वो उसका जड़ जो होता है ये जाता है आपको जमीन में जाता है। ठीक, तो पौधे में तना जो होता है सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ता है, जड़ ठीक इसके विपरीत बढ़ता है। तने के प्रकाश की ओर बढ़ने की गति को सकारात्मक रूप से, हाँ सकारात्मक रूप से हो गया, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। और जबकि जड़ की वृद्धि को नकारात्मक रूप से फोटोट्रॉपिक गति कहते हैं। अगला जो पूछा गया था कि पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? तो पौधे के शीर्ष भाग में वृद्धि के लिए कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? ठीक, वह उत्तक हो जाएगा विभाज्योतक उत्तक, या फिर इसको बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। टिश्यू क्या होता है? तो एक समान उत्पत्ति संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कह देते हैं? उत्तक कहते हैं। और पौधे में दो प्रकार का उत्तक पाया जाता है, एक तो हो गया विभाज्योतक उत्तक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच वैल्यू 1.5 से 3.5 के बीच होता है। जठर रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो 1.5 से 3.5 के बीच होता है। और आपको पता होगा आमाशय में पाचन के दौरान निकालने वाले जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है। अगला जो प्रश्न था कि जठर रस को नहीं आगे है जठर रस के बारे में। जठर रस को हम लोग गैस्ट्रिक अम्ल भी कहते हैं। जठर रस को किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो एक प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में उत्तर प्रदेश के किस शहर को 3 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर रखा गया? तो शहर है फिरोजाबाद। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पदार्थ की मूल अवस्थाओं में किसमें कणों की गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है? ठोस द्रव गैस प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होता है? तो प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसमें? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में कण ठोस द्रव गैस में मौजूद कणों की तुलना में तेजी से चलते हैं। होता क्या है? तो प्लाज्मा में जो कण के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ पाते हैं। गैसों में कणों की गतिज ऊर्जा ठोस और तरल पदार्थों की कणों की तुलना में ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया गतिज ऊर्जा? तो आपका प्लाज्मा में। प्लाज्मा के बाद किस में हो जाएगा? गैस में। उसके बाद किस में होगा? लिक्विड में, द्रव में। उसके बाद हो जाएगा सॉलिड यानी कि ठोस में। अगला जो प्रश्न है कि 12 ओम प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? प्रतिरोध 12 है। और 2 एम्पियर करंट, ठीक है, करंट कितना दिया हुआ है? तो 2 एम्पियर। तो वोल्टेज पूछ रहा है, आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR हो जाता है। V पूछ रहा है I कितना है? 2 और R कितना है? तो 12। 12 दूनी 24 वोल्ट हो जाएगा। वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो 24 वोल्ट। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित हड्डियों में से
निम्नलिखित में से कौन हड्डियों और मांसपेशियों को जोड़ता है? हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है टेंडन। इसको HMT से ध्यान रख सकते हैं। H से हो गया हड्डी, M से मांसपेशी, T से हो गया क्या? टेंडन। वही लिगामेंट जो होता है वो हड्डी और हड्डी को जोड़ता है। हड्डी और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? तो लिगामेंट करता है। चलिए आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि विलयन में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो अम्ल, क्षार और लवण के विलयन का प्रयोग करते हैं। पानी में पहली बार जीवित कोशिकाओं की खोज किसने किया था? तो 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था। पानी में पहली बार जीवित कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है ल्यूवेनहॉक के द्वारा। कब? 1674 में। आगे है कि एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में क्या था? उन्होंने माइक्रोस्कोप के जरिए शैवाल स्पायरोगायरा को देखा था। ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? तो ल्यूवेनहॉक को। अगला क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होगा? जब हम फेरस सल्फेट FeSO4 को गर्म करेंगे तो FeSO4 को गर्म करने पर क्या प्राप्ति होगा? तो आपको पता है फेरस सल्फेट एक लौह लवण है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeSO4। ठीक, फेरस सल्फेट एक लौह नमक है, नमक है, ठीक है, जिसे लोकप्रिय रूप से हम किस नाम से जानते हैं? ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल किसको कहते हैं? फेरस सल्फेट को। इसको गर्म करने पर, चूंकि फेरस सल्फेट किसमें, फेरस सल्फेट क्रिस्टल पानी खो देता है, तो अब इसमें क्या रह जाएगा? पानी खाने के बाद ये निर्जल हो जाएगा, निर्जल फेरस सल्फेट के रूप में बनता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पद्म रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन ये जो किए हैं, कोलकाता में स्थित जो SN बोस सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र है, वहाँ पे परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया है। इस प्रकार से हम चलिएगा, हम चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो देखेंगे पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील होता है? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर सिल्वर? तो अब जहाँ तक आप देख रहे होंगे इस चार्ट में कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो सबसे मोस्ट रिएक्टिव है और नीचे वाला पार्ट जो है लिस्ट रिएक्टिव। सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, उससे कम सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और पोटेशियम। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील है? तो हम देख लेते हैं कॉपर कहाँ पे है। कॉपर आपको यहाँ पे दिख पा रहा होगा, कॉपर जो है आपको यहाँ पे दिख पा रहा है। किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? तो सिल्वर से, गोल्ड से और पोटेशियम से। तो ऑप्शन में देख लेंगे, पोटेशियम में प्लेटिनम है, तो ऑप्शन में देख लेंगे किससे हो जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से सिल्वर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन, कॉपर किससे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सिल्वर हो जाएगा। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में 5 शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? ठीक, इससे पहले टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या जो है पूरे भारत में 6 था और हाल ही में दिया गया कितने भाषा को? तो 5 भाषा को। इस प्रकार से टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। 6 पहले देख लेते हैं कौन सा शास्त्रीय भाषा था। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एवं उड़िया। ये 6 जो भाषाएं थी इनको इन 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा पहले से मिला हुआ था। और हाल ही में किन 5 भाषाओं को मिला है? तो मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 11। आगे देखेंगे, क्लोर क्षार प्रक्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्वेश्चन पूछा गया क्लोर क्षार प्रक्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्लोर क्षार प्रक्रिया से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम समझते चलेंगे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया होती क्या है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से तात्पर्य है उस रासायनिक क्रिया से है जिसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। जो सोडियम क्लोराइड का है क्या है? जलीय विलयन, यानी लवण युक्त जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है।
और इस अभिक्रिया को ही क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न था, प्रजनन प्रणाली जो पोषण प्रदान करती है, मनुष्य प्रजनन प्रणाली का मुख्य मतलब भाग कौन सा हो गया? जो शुक्राणु का निर्माण करता है तो वो वृषण हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। और टेस्टिस का काम क्या है? तो शुक्राणु का उत्पादन करना और भंडारण करना। और यह टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का भी उत्पादन करता है, उत्पन्न करता है वृषण। आगे देखेंगे कि पुरुष नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो पुरुष नसबंदी कहलाता है वैसेक्टमी। और महिलाओं के लिए नसबंदी प्रक्रिया को बोलते हैं ट्यूबल नसबंदी या महिला नसबंदी। आप लोग वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलेंगे और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 23 अक्टूबर 2024 को कजान में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच क्या समझौता हुआ है? तो बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सीमा क्षेत्र में 2020 में उत्पन्न हुए प्रासंगिक मुद्दों के पूर्ण विघटन और समाधान के लिए समझौते का स्वागत किया है। ठीक, और वे क्या किए हैं? तो मतभेद और विभिन्न विवादों को उचित तरीके से संभालने और उन्हें सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द को भंग न करने देने के महत्व को रेखांकित किया। नेक्स्ट प्रश्न था, एरिथ्रोसाइट और मांसपेशी कोशिकाओं में पायरुविक एसिड के किण्वन से उत्पाद होता है तो क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड। सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है? तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? तो लिपिड एवं प्रोटीन से बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अच्छा वही है ऊपर वाले प्रश्न का डिटेल, कि जो कोशिका झिल्ली होता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। इसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के भी नाम से जानते हैं। सतह क्षेत्र में वृद्धि करने पर बाष्पीकरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो बाष्पीकरण का भी दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग देखते होंगे कि जब आप लोग प्लेट में क्या करते हैं? चाय लेते हैं। प्लेट में देखिए एक चाय लेते हैं, ठीक है ना। और चाय को कुछ लोग देखते होंगे जो ओल्ड एज वाले व्यक्ति हैं, इसको क्या करते हैं? इस पे ये जो प्लेट होता है उस पर चाय को ढार देते हैं, है ना। इससे क्या होता है? इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है और फटाफट वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाष्पीकरण का दर तेज हो जाता है और ये बाष्प बन करके तेजी से ऊपर की ओर चला जाता है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के कुछ समूह में अपना स्वयं का डीएनए होता है। कोशिकांगों के किस समूह में स्वयं का डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन था, उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? उभयचरों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो उभयचरों के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। उभयचर यानी एम्फीबियंस की बात कर रहा है। एम्फीबियंस में कितने कक्ष? 3 कक्ष। 3 कक्ष में 2 अर्टरी होते हैं और 1 नीला होता है। जबकि मनुष्य हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4। और मानव के हृदय में रक्त का प्रवाह किस प्रकार से होता है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय के बाएं एलिंद में जाता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को फुसफुसीय शिराएं हृदय के बाएं एलिंद में लाती है। बाएं एलिंद से रक्त बाएं निलय में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ब्यूटानॉल बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ, तो ब्यूटानॉल किस ग्रुप से संबंधित है? तो एल्कोहल। अगला प्रश्न था, सीलिया एक कोशिकीय जीवों में मौजूद होते हैं। जैसे सीलिया जो है एक कोशिकीय जीव में मौजूद होता है। जैसे किन जीवों में? तो पैरामीशियम। 2024 के छठे शस्त्र रैपिड फिडे आपको पता किससे संबंधित है? शतरंज से। रेटेड शतरंज टूर्नामेंट की मेजबानी किस आईआईटी ने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। किसने किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट देखेंगे कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात किया जा रहा है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो लद्दाख में।
कहाँ पे आयोजित हुआ है? लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2024 2 चरणों में आयोजित किया गया था। पहला चरण 2 से लेकर के 6 फरवरी 2024 तक कहाँ पे? लेह यानी लद्दाख में। जबकि दूसरा चरण 21 से 25 फरवरी तक गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया था। और इसमें जो सबसे पदक ज़्यादा जीता है वो इंडियन आर्मी की टीम जीता है, 10 स्वर्ण, 5 रजत एवं 6 कांस्य। आगे क्वेश्चन था जो पूछा गया है, कहाँ की कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? ठीक है। अगला प्रश्न था कि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को उनके राज्य के मिलान करना है। तो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, उनको राज्य से मिलान करना है। तो होयसला मंदिर कहाँ है? जो कि 42वां विश्व धरोहर है भारत का, कर्नाटक में। शांति निकेतन 41वां है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। और 43वां कौन सा है? मोइदम्स 43वां असम में। 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में मोइदम्स को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया और यह भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल है। अगला प्रश्न था, रीढ़ की हड्डी किस ऊतक से बना होता है? तंत्रिका ऊतक से। रीढ़ की हड्डी तंत्रिका ऊतक से बनी होती है, जो शरीर के कई कार्यों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होती है। वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट था, NFSS 5 के आंकड़ों पर आधारित नीति आयोग के एक पेपर के अनुसार 2022-23 में बिहार के कितने प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीबी में थी? तो 26.59%, 26.59%। नेक्स्ट है, जी का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति वर्ग किलोग्राम। ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम हो जाएगा जी का, बड़की जी का एसआई मात्रक। ठीक है, और इस गुरुत्व जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वोल्टेज निकालने के लिए किए गए कार्य और धारा और समय का बीच का संबंध हो जाएगा वोल्टेज बराबर किया गया कार्य बटा वह धारा गुने समय। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया था। तो 50 और 100 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का योग्य क्या होगा? तो 50 और 100 के मध्य जो अभाज्य संख्या है 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 और इसका एवरेज हो जाएगा 732। नेक्स्ट है, स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली अभियान आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ठीक, और इसका मकसद तक क्या था? तो दिवाली को पर्यावरण के अनुकूल एवं स्वच्छ तरीके से मनाना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, कार्य का एसआई मात्रक जूल है। ठीक है, कार्य का एसआई मात्रक पूछा गया तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। दर्पण का अगर आवर्धन दिया हुआ है +2/3 तो दर्पण किस प्रकार का होगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। किस प्रकार का? अगर प्लस में है तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। टाइलिन का स्राव कहाँ से होता है? लाल ग्रंथियों से होता है। टाइलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो लाल ग्रंथि से। विच इज मोर कॉम्प्रेसेबल सॉलिड लिक्विड या गैस? कौन ज़्यादा संपीडनीय होगा? ठीक, तो जो अधिक संकुचित है ठोस द्रव या गैस में कौन सा हो जाएगा? तो गैस अधिक संपीड़ित है। ठीक ना, गैस अत्यधिक संपीड़ित होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस के कण दूर दूर होते हैं और उनके बीच बड़ी जगह होती है, इसलिए बड़े दाव डाकर गैसों को बहुत छोटी मात्रा में संपीड़ित किया जा सकता है। इसलिए आप देखते होंगे घर पे जो रेड वाला सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर आता है, इस छोटे से सिलेंडर में ही 26.2 किलो लगभग यानी कि 20 + 15 से 20 kg तक गैस को संपीड़ित कर करके उसमें डाल दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा जो
इस प्रकार से हमारा जो 27 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसके प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए आप लोग वीडियो को तो लाइक करते हुए चलिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पुनः मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो 27 दिसंबर के जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर जैसे अवेलेबल होता है हम आप लोग के समक्ष इन प्रश्नों को डिटेल एनालिसिस के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जो 27 दिसंबर को पेपर हुआ टेक्नीशियन का, उसमें थर्ड शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आंसर देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल एनालिसिस देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, कौन सी धातु जो है ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। उसमें जो सही ऑप्शन था मैग्नीशियम था। सही ऑप्शन जो था ऑप्शन के हिसाब से मैग्नीशियम। वैसे हम जान लें कि ठंडी धातु से ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करने वाले धातु है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक जैसी जो धातुएं हैं वो ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न जो था, सोडा एसिड अग्निशामक में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर जो ऑप्शन सही होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaCO3। आगे जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर क्या रहा था। खेलो इंडिया 2024 का शुभंकर था हिम तेंदुआ, और इसे लद्दाख क्षेत्र में सीन ए शी या फिर शान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किसका प्रयोग होता है, क्लोरीन का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाने के बाद ब्लीचिंग पाउडर तथा जल का निर्माण होता है। और ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए सूखे बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाती है। तो हमें किसका प्राप्ति होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर का। आगे था, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2024 को किस राज्य में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया था। तो लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। तो लखपति दीदी सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हमारी मांसपेशियों में ऐंठन के दौरान इसमें से कौन सा अम्ल निकलता है, तो लैक्टिक अम्ल। जब हमें थकावट का भी महसूस होता है, थकावट का महसूस किस अम्ल के फलस्वरूप होता है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण ही। चलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, जिससे कि सही समय पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का व्यंजक क्या होता है। गुरुत्वीय त्वरण या फिर गुरुत्वीय बल का व्यंजन क्या होता है। गुरुत्वीय बल का व्यंजन क्या होता है, तो गुरुत्वीय बल F इक्वल टू होता है Gm1m2/r²। ऑप्शन में डी स्क्वायर रहा होगा तो डी स्क्वायर सही हो जाएगा। ठीक है, F जो है फोर्स जो है दो पिंडों के बीच आकर्षण बल है। ठीक है, किस प्रकार का फोर्स है, किस प्रकार का बल है, तो आकर्षण बल। द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज F इक्वल टू Gm1m2/r² होता है। जहाँ पे हम देखते चले F क्या है, दो पिंडों के बीच का आकर्षण बल है। G जो है सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। और M जो है पहली वस्तु का द्रव्यमान, वही M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है। और R जो है वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कायिक प्रवर्धन से संबंधित कौन नहीं है। जड़, तना, पत्ता या फिर बीज। सही आंसर हो जाएगा बीज। तो देखते चले, कायिक प्रवर्धन पौधे के अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है। इसमें जड़, तना, पत्ती या कली से नया पौधा उगता है, लेकिन बीज से नहीं।
नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन संयोजी उत्तक है, आपको संयोजी उत्तक बताना था। और इनमें से जो ऑप्शन वाइज अगर देखा जाए तो इसमें सही आंसर था रक्त। आप लोग कमेंट करके बताएंगे रक्त का पीएच मान कितना होता है। चलिए हम बता देते हैं 7.4 होता है। ठीक, तो संयोजी उत्तक किस में है? रक्त में, लसिका, उपास्थि, हड्डी, कंदरा, स्नायु रज्जुक में क्या पाया जाता है? कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो संयोजी उत्तक पाया जाता है। संवेग का मात्रक क्या होता है? मोमेंटम यानी संवेग का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग का मात्रक। प्लाज्मा में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है? नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था 7 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के पेपर में, प्लाज्मा में कौन सा घटक नहीं पाया जाता है? ठीक है, लवण, प्रोटीन, हार्मोन, ये तीनों पाया जाता है। इसके अलावा जो फोर्थ ऑप्शन था इसका मतलब वही नहीं पाया जाता होगा। तो प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ घटक आप देख सकते हैं ऑप्शन में कि पानी है, ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजेन, आयन, हार्मोन, ग्लूकोज, एंटीबॉडी, थक्का जमने वाला कारक, इसके अलावा खनिज एवं लवण है, ये सभी पाया जाता है। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में दोनों प्रकार का लैंगिक अलैंगिक प्रजनन दोनों होता है। तो हाइड्रा में लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों तरह का जनन होता है, यह आंसर सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन किस केस में होता है? तो पुनर्जनन या मुगुलन द्वारा हाइड्रा प्रजनन कर सकता है, यह अलैंगिक जनन हो जाएगा। और लैंगिक जनन जब हाइड्रा उभयलिंगी होता है तो वह पुरुष यौन अंगों, वृषण और महिला अंडाशय के साथ प्रजनन करता है। आगे जो प्रश्न है जो पूछा गया था, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में कौन से उत्पाद बनते हैं? तो क्लोर एल्कली प्रक्रिया बेसिकली किसको कहा जाता है? जब NaCl के साथ जल रिएक्शन करता है तो बनाता है NaOH और क्लोरीन साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को ही क्लोर एल्कली प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद 3 हो गया, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, दूसरा क्लोरीन हो गया और तीसरा हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार से जो भी ऑप्शन में रहा होगा ये ऑप्शन के हिसाब से सही हो जाएगा। तो क्लोरो एल्कली प्रक्रिया में कौन सा उत्पाद बना? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन का निर्माण हुआ। कार्बन C12 का द्रव्यमान कितना होगा? तो कार्बन C12 का द्रव्यमान जो होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। वही C14 का पूछता तो कितना हो जाता? तो 14 हो जाता। ठीक है, इसका मतलब C12 में जब परमाणु द्रव्यमान कितना है? 12, तो मतलब इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितना रहा होगा? 6, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितना है? तो 6 ही है। और 6 मिलाकर के क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान बराबर हम लोग को पता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। सही आंसर कितना हो जाएगा? 12। कार्बन माना परमाणु के नाभिक में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो था कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस किले को भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया गया है? तो यह जो नामांकन किया गया है महाराष्ट्र का रायगढ़ किले को। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 हॉकी किस देश ने जीता है? एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 हॉकी किस देश ने जीता है? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी के फाइनल में किसको हराया? तो चीन को 1-0 से हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया है। अगला जो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी नहीं है? तो अमीबा, केचुआ, मक्खी, समुद्री एनीमोन, मशरूम, लाइकेन और शैवाल। इन सभी को छोड़ करके जो ऑप्शन में रहा होगा वही क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑक्सीन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीन हार्मोन जो होता है वह पौधे में पाए जाने वाला एक हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करता है। ऑक्सीन हार्मोन का काम क्या हो गया? पौधे की वृद्धि एवं विकास को नियंत्रित करना। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ज्वाला का रंग सफ़ेद होता है। जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो बिल्कुल वाइट, चमकदार वाइट या फिर वाइट सफ़ेद रंग का कह सकते हैं।
नेक्स्ट जो प्रश्न था कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं वाहनों में? तो वाहनों में जो साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है वो प्रयोग होता है किसका? उत्तल दर्पण का। और उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सबसे पहले तो सीधा होता है, वस्तु से दूर होता है, ठीक है। वही क्वेश्चन पूछता है मोटरसाइकिल का हेडलाइट किस कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण हो जाता। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह। वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाता है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? इमेज वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच बनेगा। वक्रता केंद्र और दर्पण के फोकस के बीच बनेगा। और यह वास्तविक और उल्टा होगा। यह वास्तविक और उल्टा होगा। रसधानी किसकी बड़ी होती है? तो आपको पता है कि पादप कोशिका में रसधानी जो होता है बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं की तुलना में बड़ा होता है। जबकि जंतु कोशिका का रसधानी कैसा होता है? तो छोटा होता है। आगे जो प्रश्न पूछा गया था, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है 5 किलोग्राम, मास दिया हुआ कितना? 5 किलोग्राम, और उसका वेग जो है 6 मीटर प्रति सेकंड है। वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड। तो गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा का आपको फार्मूला पता है, हाफ mv²। तो ये हाफ हो जाएगा, m दिया हुआ है 5 और v² 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसे हम सोल्व करेंगे। 5 गुने 6 गुने 6, ये हो जाएगा 3, 6 पचे 30 या 90। गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? सही आंसर 90 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या 90 दिया हुआ होगा तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट था कि जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जिंक ऑक्साइड किसके साथ? कार्बन के साथ, ठीक है। तो कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किए गए हैं? जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर है वह दिल्ली, पुणे और कोलकाता में स्थापित किए गए हैं। कहाँ पे स्थापित किए गए हैं? तो दिल्ली, पुणे और कोलकाता में। इन तीनों सुपर कंप्यूटर को 3 जगहों पर स्थापित किया गया है, दिल्ली, पुणे और कोलकाता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता स्थित SN बोस, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आधारभूत विज्ञान केंद्र में परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किए थे। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह जीता है भारतीय महिला टीम ने। भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड को 3-2 से हराया था, ठीक है। आगे देखेंगे जो प्रश्न पूछा गया, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो मलेशिया में। बडिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करने वाले जीव हैं तो बैक्टीरिया, खमीर, हाइड्रा, कोरल, चपटे कृमि, जेलीफिश एवं कुछ फ्लैटवर्म। जो ऑप्शन में था हाइड्रा था तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। इसके अलावा बैक्टीरिया, खमीर, कोरल, चपटे कृमि, जेलीफिश ये सब भी करता है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से कौन सा था? तो उसमें ऑप्शन में जो था हाइड्रा था तो सही आंसर हाइड्रा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र का विशेषता नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र का विशेषता नहीं है तो यह बंद वक्र नहीं बनना, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का विशेषता नहीं कौन सा हो जाएगा? बंद वक्र का नहीं बनना, बंद वक्र का नहीं बनना चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र कैसा बंद वक्र बनाता है? तो रेखाएं बंद वक्र बनाता है। आगे पूछा गया था प्रश्न था ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया से, ठीक है। तो हम लोग ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझ लेते हैं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया सबसे पहले देखेंगे। इसमें क्या होगा? रिएक्शन के बाद ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा क्या होगा? उत्पन्न होगा, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और आमतौर पर ये संयोजन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। संयोजन अभिक्रिया कैसा अभिक्रिया होता है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझेंगे कि ऊष्मा अवशोषित होता है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? उस अभिक्रिया में, उस रिएक्शन में ऊष्मा का अवशोषण होगा।
और वही अभिक्रिया क्या कहलाएगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आमतौर पे अपघटन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आपको पता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल बंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य श्रृंखला में कम से कम एक डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडी HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन विकसित करता है? ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम और मैग्नीज। जो आंसर में सही होगा वो सही हो जाएगा। ये दो धातुएं हैं जो तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया कर करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब देख सकते हैं किस प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। तो इस प्रकार से जो 27 दिसंबर का थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न पूछा गया था, उन प्रश्नों को हम लोगों ने डिटेल से देखा है। चलिए पुनः मिलेंगे 28 दिसंबर के शिफ्ट 1 के प्रश्नों के साथ में। तब तक जय हिंद, जय भारत,